Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here. My dear students, it's chemistry for 11th class. In previous class you have been already studying about the Bohr's atomic model. Today we will talking about the advantages and some limitations of Bohr's model. So here is advantage of Bohr's model of atom. So here सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बोहर्स मॉडल का सबसे पहला एडवांटेज है वो ये है कि इट एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। ये जो मॉडल है ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। कैसे करता है तो मैं इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि इस तरह से इसको करता है कि जब किसी भी ऑर्बिट में, ठीक है, किसी भी एनर्जी लेवल में, किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन मूविंग कर रहा है तो वो एनर्जी का बिल्कुल भी लॉस नहीं कर रहा है, ठीक है। अब वो बहुत लंबे टाइम तक विदाउट लॉस देयर एनर्जी कैन स्टे इन द ऑर्बिट, और जब वो बिना एनर्जी का लॉस के एक ही ऑर्बिट में रह सकता है तो इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस में गिरने की कोई संभावना अब नहीं है, ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल में ये कमी थी, तो ये पहला एडवांटेज हो गया नील्स बोहर का। दूसरा, इट एक्सप्लेन्स द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ये जो बोहर्स मॉडल है ये हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर सकता है। अब ये कैसे कर सकता है ये तो इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स। ऐसे मान लीजिए कि जब कोई इलेक्ट्रॉन आपका ग्राउंड स्टेट में है, यानी कि बिना वो एनर्जी का लॉस किए अपने एक सेल में बैठा हुआ है, ठीक है, तो और वो हायर एनर्जी में है मान लीजिए आप, या इस तो आप उसको जो है उसकी जो एनर्जी है आप E2 कह सकते हो, E2, ठीक। अब वही इलेक्ट्रॉन जो है अपनी सेल को छोड़ करके दूसरी सेल में चला जाता है, तो जब उसकी एनर्जी क्या हो गई आपकी E1 हो गई, और दैट इज़ इक्वल टू एच न्यू। आपको पता है E इज़ इक्वल टू जो होता है E इज़ इक्वल टू एच न्यू होता है, आपने पढ़ा है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में आपने पढ़ा है E इज़ इक्वल टू एच न्यू। तो E2 माइनस E1 इज़ इक्वल टू आपका एच न्यू हो गया यहाँ पर। अब आप यहाँ पर न्यू को बाहर ले सकते हैं। न्यू क्या है यहाँ? न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन यू कैन से। तो जब आप इसको न्यू को बाहर लेंगे तो न्यू बाहर जाने के बाद आपका बचता है ऊपर E2 माइनस E1 और अपॉन एच, ये बच गया आपके पास एच। अब आप थोड़ा सा ये बात याद करने की कोशिश करें कि न्यू की जो है कुछ अपनी एक वैल्यू होती थी, याद होगा आपको, ठीक है। बट आप लिख सकते हैं न्यू इज़ इक्वल टू, जो न्यू की आप वैल्यू रखोगे दैट इज़ न्यू इज़ इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो आप यहाँ भी न्यू की जगह सी अपॉन लैम्डा पुट करें, तो सी अपॉन लैम्डा इज़ इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन एच। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। और आपको यहाँ पे वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है कि किसी भी स्पेक्ट्रम की जो वेवलेंथ हो सकती है वो क्या हो सकती है, तो आप लैम्डा को यहीं पर रोकें। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गोट HC ऊपर आ जाएगा और नीचे आपको पहुँच जाएगा E2 माइनस E1। तो ये एक्सप्लेन करता है, ये फॉर्मूला, ये वेवलेंथ यहाँ पर एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से जो है बोहर्स मॉडल जो है हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये अब तक आपके हो गए 2। थर्ड की बात अगर हम करते हैं तो थर्ड नंबर पर है क्या कर सकता है एटम, मतलब नील्स बोहर का जो मॉडल है ये कहाँ तक आपका फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ बोहर्स मॉडल या इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन atom and hydrogen like. So it helps to explain the energy of electron in hydrogen atom and hydrogen like particles. अब ये हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स क्या हैं? जैसे Li पॉजिटिव है, जैसे He पॉजिटिव है, जैसे बेरिलियम पॉजिटिव, ये सब हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हैं, यानी केवल इनके पास में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ओके। तो आप ये इससे आप इस तरह से कर सकते हैं। नंबर 4 क्या है? इट हेल्प्स, मैं लिख रहा हूँ इट हेल्प्स मीन्स बोहर्स मॉडल हेल्प्स टू डिड्यूस और एक्सप्लेन
द रिडबर्ग फॉर्मूला। रिडबर्ग फॉर्मूला क्या है, आपने पढ़ रखा होगा। एनर्जी के लिए फॉर्मूला यूज़ किया गया था, आपको याद होगा, आपने लिखा होगा एक En इज इक्वल टू -2π² m e⁴/n² और h², आपको याद होगा। अंडरस्टैंड, एनर्जी है ये, किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को आपने इस फॉर्मूले में लिखा था। लेकिन अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ एक रिडबर्ग कांस्टेंट आता है, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय RH, और वो RH किसके बराबर है मैं आपको ये भी बता दूँ, वो बराबर है -2π² m e⁴/h² के। RH की वैल्यू ये है। तो अगर आप चाहो तो En को आप इस तरह भी लिख सकते हो, En इज इक्वल टू 1/RH को आप बाहर ले लीजिए और 1/, बस आपके पास ये तो इतनी सारी वैल्यू तो आपकी RH की हो गई है, जितना मैंने पैक कर दिया है, बचा आपका n², तो आप n² को ऐसे लिख लें, ये लिख लिया आपने n²। तो अब आपका ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है, ये -RH 1/n²। अच्छा, फिर इसमें एक चीज़ और भी हो सकती है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जंप करता है, कहाँ से, फाइनल लेवल से, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फाइनल लेवल टू n1 में, यानी कि कोई आपकी सेल पहले नंबर किया है, फाइनल लेवल से n1 में वो एंट्री लेना चाहता है, तो उस कंडीशन में आप लिख सकते हैं ΔE, यानी एनर्जी की बात कर रहे हैं, -RH तो आपके पास में है ही, दिख रहा होगा आपको, और 1/n² कर लीजिए इसको, आप चाहो तो n², ऊपर भी n² कर लीजिए। और अब क्योंकि आप माइनस दूसरे इलेक्ट्रॉन की भी आप एनर्जी यहाँ पर देखना चाहते हैं, सॉरी उसी इलेक्ट्रॉन की दूसरी सेल में कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो माइनस फिर से RH 1/n1², आप इस तरह लिख सकते हो। तो ΔE इज इक्वल टू, यहाँ कोई ना कोई चीज़ एक कॉमन आ रही है, तो उस कॉमन को आप बाहर ले लीजिए, कॉमन इज RH, आपने RH को कॉमन ले लिया, और अंदर आपके पास बचता है 1/n1² -1/n2²। आपके पास में ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। आपको जब भी कभी एनर्जी की नीड पड़ती है कैलकुलेट करने की, तब आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू डिड यू एक्सप्लेन द रिडबर्ग फॉर्मूला, ये भी रिडबर्ग फॉर्मूला ही है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो RH आप लिख रहे हो, रिडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू है उसे आप नोट कर लीजिए, दैट इज़ 21.8 × 10⁻⁻19 जूल पर एटम। ये RH, ये रिडबर्ग कांस्टेंट है, इसको आप याद रखना, ठीक है। तो ये थी इसके कुछ एडवांटेजेस। अब बात आ जाती है इसकी लिमिटेशंस की, कि कोई ना कोई जब ये लॉ बना है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल जब बना है, तो इसकी अपनी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी हो सकती हैं। तो वो लिमिटेशंस क्या हैं, हम उन पर बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की, जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स होते हैं, उनकी एनर्जी का पता नहीं लगा सकता। पहला, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की नहीं, बस ये कैलकुलेट कर सकता है ओनली, जैसे हाइड्रोजन एटम था केवल जिसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन हो, तो ऐसे इस तरह की स्पीसीज की एनर्जी को ये कैलकुलेट कर सकता है। नंबर 2 पर अगर बात की जाए तो ये जो है स्प्लिटिंग लाइंस जो आपकी होती हैं, स्प्लिटिंग लाइंस, ठीक है, और स्प्लिटिंग लाइंस भी कहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड में और प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो स्प्लिटिंग लाइंस होती हैं, जब रेडिएशंस को स्पेक्ट्रोस्कोप से होकर के गुजारा जाता है, तो जो स्प्लिटिंग लाइंस हैं ये उनको एक्सप्लेन करने मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, बोहर्स एटॉमिक लॉ, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो है आपके पास में जो मैग्नेटिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो यहाँ पर जो स्प्लिटिंग है, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस, और यू कैन से द स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रम्स इन मैग्नेटिक फील्ड, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड जीमैन इफेक्ट। इसे जो है जीमैन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। और ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है,
जब इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है कोई मतलब द स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रम्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। तो ये भी आप याद रखना, दो इफेक्ट आपके पास में है। स्प्लिटिंग जब है द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम्स इन मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज जीमैन इफेक्ट, वाइल द स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रम्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। तो ये भी हो गया, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये जो है एटम का जो 3 डायमेंशनल एटम का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर सका। एटम का जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है ये उसको नहीं बता पाया। ये मॉलिक्यूल्स की शेप भी नहीं बता पाया, ठीक है। यहाँ तक कि ये डी ब्रोगली एक वेव इक्वेशन आगे आएगी, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट को भी ये फॉलो नहीं कर पाया, उसको भी ये फॉलो नहीं कर पाया। तो ये इसके जो है बहुत सारी ये लिमिटेशंस रहीं बोहर्स मॉडल की। हालांकि जो हमारा ये बोहर्स मॉडल है ये बिल्कुल बहुत ही परफेक्ट मॉडल है और इससे ज़्यादा बेस्ट मॉडल और कोई नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है ये अपनी बहुत सारी चीज़ों को ये नहीं बता पाया। तो इससे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस आपके आएंगे जिनको मैं आपको सेंड करूँगा अभी थोड़ी ही देर के बाद में, आपको ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और अब मैं आपको बात बताने वाला हूँ, यहाँ पर एक और ला यहाँ पर है डुअल नेचर ऑफ मैटर। मैं वो आपको लेकर के चलना चाहता हूँ उसको टॉपिक की तरफ। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। समझने की कोशिश करें टॉपिक किस तरह का है। डुअल नेचर तो समझ रहे होंगे आप, डुअल नेचर का मतलब दोहरा व्यवहार। डुअल नेचर ऑफ किसका, मैटर का और रेडिएशन का। यानी मैटर और रेडिएशन जो होती हैं उनके पास में अपना एक डुअल नेचर होता है, मतलब वो दोहरा व्यवहार करते हैं। कैसे, मैं आपको बता दूं, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले 1905 में आइंस्टाइन ने इसके बारे में बातें की थी, लेकिन वो उसको पूरी तरह से फुल्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उसके बाद में 1924 को लुइस डी ब्रोगली इन 1924 लुइस डी ब्रोगली ये आए और इन्होंने आकर के ये बताया कि मैटर हो या रेडिएशन हो, ये दोनों ही दो तरह के सब्सटेंस, दो तरह की चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। वो दो चीज़ें क्या हैं, ये पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं एज वेल एज ये वेव्स से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। मैटर इज मेड बाय पार्टिकल एज वेल एज द वेव, और यू कैन से द रेडिएशन इज मेड बाय द पार्टिकल एज वेल एज द वेव। तो यही तो डी ब्रोगली ने आप अपनी एक इक्वेशन दी थी, दैट इज नोन एज डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। तो डी ब्रोगली वेव इक्वेशन के बारे में हम बातें करने के लिए चलते हैं, किस तरह से हम वहाँ देखते हैं क्या आप कर पाते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहले इक्वेशन बनकर के आई थी जो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग आपने पढ़ी है, E इज इक्वल टू एच न्यू। पिछले अभी मैंने लास्ट टॉपिक में भी आपको पढ़ाया है, E इज इक्वल टू एच न्यू होता है। जबकि आपको ये भी पता है आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर भी होता है, ठीक है। ये आइंस्टाइन इक्वेशन है। तो इस कंडीशन में आप जरा ये E की वैल्यू ऊपर पुट करके देखना, तो दैट इज एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू आपके पास में आ जाएगा। अंडरस्टैंड। अब ये तो आपने लिख लिया, बट आपको ये भी एक बात और भी पता है, बट क्या यहाँ के न्यू इज इक्वल टू भी कुछ वैल्यू होती है, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है। तो न्यू की वैल्यू है सी अपॉन न्यू की जो वैल्यू सी अपॉन लैम्डा जरा पुट करना ऊपर, तो एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, ये आ जाएगा। अब यहाँ क्या है कि सी से सी कैंसिल हो गया, एक सी से एक सी कैंसिल हो गया, तो आपके पास में क्या बचता है, अब आप एच को बाहर ले सकते हो। आपने एच को बाहर ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में आपके पास बचता है एच अपॉन एम सी कह सकते हो, या आप इसे कह सकते हो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। देखिए ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, दोनों ही स्पीड ऑफ लाइट है, ये वेलोसिटी आप मूविंग पार्टिकल्स की या रेडिएशन की आप कह सकते हो। एच इज इक्वल लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, या आपको ये भी पता है बट एम वी, ओके,
मास पर वेलोसिटी इज इक्वल टू ऑलवेज पी, मोमेंटम के भी बराबर होता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू आप एच अपॉन पी भी लिख सकते हो। ये है आपकी डी ब्रोगली वेव इक्वेशन, मेन आपकी ये है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको आ सकते हैं। मैं आपको बता दूं, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, एच प्लांक्स कांस्टेंट है, एम मास ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन है और वी है वेलोसिटी। तो इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं, तो मैं उस तरह के क्वेश्चन आपको सेंड कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग टू ऑल।